नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ी। 2 निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से समर्थन लिया वापस। सियासी सरगर्मी के बीच बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों की हुई बैठक। बीजेपी ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर पार्टी विधायकों को लालच देने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में रैली और जनसभा की मंजूरी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, राज्य सरकार बीजेपी के रथ यात्रा के संशोधित कार्यक्रम पर करे विचार। ममता बनर्जी सरकार को अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखने की दी नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और केरल में की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत। ओडिशा के तटीय और पश्चिमी क्षेत्रों में शिक्षा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। केरल में कोल्लम बाईपास राष्ट्र को किया समर्पित। प्रयागराज में पहले शाही स्नान के साथ कुंभ का शुभारंभ। 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य आयोजन पर सरकार और देशवासियों को दी बधाई। और एडिलेड वनडे के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की जीत। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक और धोनी के नाबाद अर्धशतक की बदौलत 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कर्नाटक में 2 विधायकों के कांग्रेस और जेडीएस सरकार से समर्थन लेने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही गठबंधन सरकार को कोई खतरा होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कई कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किल बनी हुई है। वहीं बीजेपी अपने सभी विधायकों को दिल्ली के पास गुरुग्राम में उन्होंने ठहरा रखा है। कर्नाटक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर अपने अपने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में 7 महीने बाद कांग्रेस और जेडीएस सरकार के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। केपीजेपी पार्टी के आर शंकर और निर्दलीय विधायक एच नागेश ने एचडी कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। संक्रांति के दिन में बदलाव चाहिए सरकार में, ये अच्छा तरफ से सरकार होना चाहिए, इसलिए मैं क्या सपोर्ट किया, वो सपोर्ट को मैं विड्रा कर रहे आज। बेटर गवर्नेंस टू द पब्लिक, वेरी पीपल ऑफ कर्नाटका दे आर वेटिंग ईगरली टू सी दैट देयर सम चेंज इज रिक्वायर्ड नाउ। कांग्रेस के कई विधायकों के पार्टी से नाराज होने और उनके मुंबई में होने की खबरें हैं। इस बीच सियासी सरगर्मी के बीच बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। पार्टी अपने नाराज विधायकों के अगले कदम पर नजर रखे हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने बीजेपी पर कांग्रेस और जेडीएस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। बीजेपी पीपल आर इन इल्यूशन, दे कांट डिसलॉज दिस गवर्नमेंट, दे आर ऑलवेज trying to topple the government. They wanted the power. See, now what steps they will take, we'll wait and watch. But the government is safe. Government is will not be destabilized. The government will last, and there is no problem. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि भले ही 2 विधायकों ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी बहुमत उनके पास मौजूद है और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। Don't worry, what are all the episodes in our Kannada channels going on from last 1 week? I am enjoying it.
They are in touch with me. Why do you worry? वहीं मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर अपने विधायकों को विधायक तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। पार्टी के सभी 104 विधायक दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस अपनी आंतरिक कलह का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहती है। Because this government and this chief minister are trying to protect their chair and nothing else. एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है कांग्रेस के अंदर से। ये केवल अपने ग्रीड के कारण, सब अपने अपने पावर के कारण, राजनीतिक सत्ता के कारण इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके अंतर्युद्ध में घसीटने की प्रयास कर रहे हैं। 225 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के 104 विधायक हैं, कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी, केपीजेपी के एक और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 113 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बड़ी खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार सिंह। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सर, कल तक हम देख रहे थे कि ये जो खरीद फरोख्त के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहे थे, आज 2 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको, तख्ता पलट की संभावना है कर्नाटक में? देखिए, इससे पूरी तरह से इनकार तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकार बनी तभी से इसके इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस थे जी। ये सरकार उसी तरह से है कांग्रेस और जेडीएस की जैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की थी जी। कि दोनों में वैचारिक समानता नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, दोनों का जो सामाजिक आधार है वो भी परस्पर मेल नहीं खाता, लेकिन सत्ता के लिए कांग्रेस को बीजेपी को रोकना था तो उन्होंने बड़ी पार्टी होते हुए भी छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो ऐसे में सरकार बनने का रास्ता तो खुल गया, लेकिन पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों में नाराजगी है। उनको लगता है कि बड़ी पार्टी होने के नाते हक हमारा था, अगर सरकार बन रही है हमारी तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए था जी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सिद्धारमैया जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे वो जनता दल से आए हुए हैं और जनता दल के नेताओं से उनका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो कांग्रेस के अंदर कई ग्रुप ऐसे हैं जो इस गठबंधन से नाराज हैं, जिनको लगता है कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए, ये बेमेल गठबंधन है, हमारे लिए आगे मुश्किल होगी राजनीतिक दृष्टि से। तो उसका असर जो है वो आपको पिछले, जब से सरकार बनी है 7-8 महीने से, मई में पिछले साल बनी, तब से लगातार दिखाई दे रहा है। अब ये स्थिति आ रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस के लोग भी, कुछ विधायक रिवोल्ट करें। अभी 2 मंत्रियों को हटाया था, उन्होंने सरकार और पार्टी के खिलाफ बयान दिया। तो जो स्थिति बन रही है वो धीरे धीरे एक तरह से अस्थिरता की ओर जा रही है। सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर तो जरूर हो गई है सरकार। तो ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, वो बीएस येदियुरप्पा को एक मौका दे रहे हैं कि जो वो 7 महीने पहले ट्रस्ट वोट फेस नहीं कर पाए थे, वो अब वो आकर फेस करें, एक बहुमत साबित करने की स्थिति में आए और फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, अगर आप याद कीजिए 2008 में भी बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई थी, तब उसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कमल जी। उसमें जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को जो आने को तैयार थे इस्तीफा दिलवाकर फिर बाई इलेक्शन के जरिए उनको वापस ले आए थे। कुछ ज़्यादातर चुनाव जीते, कुछ हार भी गए। तो वही एक कोशिश फिर से हो रही है, क्योंकि दल बदल का जो कानून है उसके तहत 2/3 से कम पर तो स्प्लिट होती नहीं। तो इतनी संख्या में लोग पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जो भी पार्टी छोड़कर आएंगे वो जेडीएस से आए या कांग्रेस से आए, उनको अपने विधायक पद से या जो एमएलए हैं वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और वो जाहिर है कि लड़ेंगे तो इस बार जो है बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे और जीत कर आते हैं। देखिए 104 विधायक हैं बीजेपी के, उसको 9 और चाहिए, 2 का समर्थन मिल गया है, मतलब 7 और चाहिए। तो अगर 7 लोग छोड़ने को तैयार हैं तो सरकार गिर सकती है। और ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। जी बिल्कुल। तो इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो फिलहाल पहली खबर में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। पश्चिमी ओडिशा के जिले बलांगीर में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क समेत प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी को रास्ते से हटाने के लिए ये लोग एक होने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चौकीदार गरीबों की कमाई लूटने वाले हर खेल को बंद कराकर ही रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में 1550 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। बलांगीर में हुए कार्यक्रम में उन्होंने झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सोनपुर में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन की भी आधारशिला रखी। इस भवन में 1000 से भी अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं होंगी। लोगों को पासपोर्ट सेवाएं सुलभ कराने और यात्रा से जुड़ी लोगों की परेशानियां कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रपाड़ा, पुरी, जगत सिंहपुर, बरगढ़, कंधमाल और बलांगीर में नए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने बलांगीर और बिछुपाली के बीच नई रेल लाइन का भी शुभारंभ किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 किलोमीटर लंबी बलांगीर बिचुपली नई रेल लाइन ओडिशा के तटीय क्षेत्र को पश्चिमी ओडिशा से कनेक्ट करेगी। उन्होंने 13.5 किलोमीटर लंबी बारापली डुंगरीपाली और बलांगीर देवगांव सड़क लाइन के दोहरीकरण राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही थिरुवली सिंगापुर रोड स्टेशन के बीच पुल संख्या 588 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार का अभियान निरंतर जारी है। यहां 1550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं शिक्षा से जुड़ी हैं, कनेक्टिविटी से जुड़ी हैं, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के बलांगीर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में मोदी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मोदी को रास्ते से हटाने के लिए ये लोग एक होने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वाले हर खेल को बंद कराकर ही रुकने वाला है। जिसने भी गरीब को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिलवाएगा। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है, वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। कोशिश करेंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से वे सारे विफल होने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। साथियों, आज देश में यही तो हो रहा है और इसलिए तो मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है कि व्यवस्था से हर उस कमी को दूर किया जाए जो गरीबों का अधिकार छीनने में मददगार बनती हो।
उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते 4.5 साल में देश में 6 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड, फर्जी गैस कनेक्शन, गलत नाम से स्कॉलरशिप पाने वाले और गलत नाम से पेंशन हथियाने वाले नामों को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि अब जब फर्जी राशन कार्ड से होने वाली लूट बंद हुई है तो गरीबों को सस्ते राशन का भी रास्ता साफ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बाद आज केरल के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कोल्लम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। 13 किलोमीटर लंबे 2 लेन वाले इस बाईपास पर 352 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना से आलपुड़ा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हो गया है और कोल्लम शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या भी कम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जनता के लिए नए सामाजिक और आर्थिक अवसर पैदा होंगे और इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 3 तलाक विधेयक को ऐतिहासिक बताया और मामले में विपक्ष के अड़ंगे लगाने की आलोचना भी की। The NDA government has been working towards abolishing triple talaq. Who is opposing us on this? The communists and the Congress. Triple talaq is big injustice to women. Several Islamic nations have banned it. Why should India have such a practice? But driven by vote bank politics, the Congress and Communists support it. फ्लाइंग फॉर ऑल थीम पर 2 दिन के वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 की आज मुंबई में शुरुआत हुई। अपनी तरह के पहले सम्मेलन में सरकार ने विमानन पर विजन 2040 डॉक्यूमेंट जारी किया। सरकार जल्द ही एयर कार्गो पॉलिसी भी जारी करेगी। साथ ही भारत विमान निर्माण के लिए एक रोड मैप बनाने पर भी काम कर रहा है। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 की मंगलवार को मुंबई में शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन करते हुए नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार की कोशिश अगले 15 से 20 सालों में देश में 100 नए एयरपोर्ट निर्माण की है। मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को 2300 विमानों की आवश्यकता है और इसलिए एक समर्पित विनिर्माण नीति की आवश्यकता है। So it's a good idea that we like to join hands with the top players and over a period of time make aircraft. When I'm saying make aircraft, the making of any product in the world has undergone a sea change. Nobody makes end-to-end product in one place. It's becoming part of a global value chain, global supply chain. इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में हवाई अड्डों की क्षमता और विमानन जरूरतों पर अपनी राय रखी। ग्लोबल एविएशन समिट में दुनिया भर से 800 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 14 देशों के नागर विमानन मंत्री और DGCA के 35 प्रतिनिधि और 100 CEO शामिल हैं। मुंबई में हो रहे ग्लोबल एविएशन समिट के जरिए सरकार का फोकस है कि किस तरह से इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और रोजगार के नए आयाम खोले जाएं। साथ ही कैसे एक बड़ा मिशन बनाया जाए जिससे भारत में एविएशन इंडस्ट्री का और विस्तार किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैलियों और जनसभाओं को मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा है कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई राज्य सरकार के सामने अपनी प्रस्तावित रैलियों और सभाओं का नया शेड्यूल पेश करे और इसके लिए जरूरी मंजूरी ले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि बीजेपी की रथ यात्रा के नए शेड्यूल पर विचार करते समय मौलिक अधिकार को ध्यान में रखें। पश्चिम बंगाल सरकार ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कानून व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी को राज्य में 3 चरणों में रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी थी, जिसे बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच से मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में चुनौती दी और फैसले को बदलकर बीजेपी की रथ यात्राओं पर रोक लगा दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि हमें सभा करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें सभा करने की परमिशन भी नहीं मिल रही थी वहाँ पर। तो ये हमारी बहुत बड़ी वजह है। और जहाँ तक यात्रा का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कहा है कि आप एक रिवाइज प्लान बनाकर राज्य सरकार को बताइए, और जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ वो परमिशन देना चाहिए उनको। हम अपेक्षा करेंगे कि राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हमें फिर से परमिशन देगी, और नहीं देगी तो हमारी इस हर जिले के अंदर सभा तो होगी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ शाही स्नान के साथ शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में कुंभ का शंखनाद हुआ। कड़ाके की सर्दी में अलग अलग अखाड़ों के साधु गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई। संगम नगरी प्रयागराज में अध्यात्म की चमक और अनगिनत भावों से भरी हुई है। कुंभ की तरंग में बहते जटा जटधारियों के रंग ढंग रोमांचित करने वाले हैं। कुंभ सिर्फ संस्कारों का सैलाब नहीं है, यहाँ सिर्फ साध्य साधक और साधना नहीं है, बल्कि ऐसी अजब गजब चीजें हैं जो कुंभ के रंग में रंग जाने को बाध्य कर देते हैं। हर हर महादेव के उद्घोष वातावरण में गूंज रहे हैं। प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। करीब 1.5 करोड़ लोगों ने आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की सर्दी में अलग अलग अखाड़ों के साधु और श्रद्धालुओं ने गंगा में संगम किनारे डुबकी लगाई। आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। शरीर पर भस्म लपेटे और कड़ाके की सर्दी के बीच ये नागा साधु पहले शाही स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे। प्रयागराज कुंभ में सबसे पहले शाही स्नान के लिए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का पूरी हुजूम पहुंचा। परंपरा के अनुसार सबसे पहले अखाड़े में भाला देव ने स्नान किया। इसके बाद मकर संक्रांति के त्योहार पर कुंभ मेले में जुटे साधु संतों और श्रद्धालुओं ने शाही स्नान की पहली डुबकी संगम में लगाई। शाही स्नान का ऐसा मात्रा है कि कुंभ स्नान का पहला स्नान हो गया है, मकर संक्रांति का स्नान है। आज के दिन स्नान करने से जो है आकाश मार्ग की तरह देवी देवता भी संगम तट में स्नान करने के लिए आते हैं, साधु सन्यासी के भेष में, नागाओं के भेष में। प्रथम शाही स्नान के दौरान संगम तट पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई, जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। कुंभ स्नान में शाम तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। इसके साथ ही दुनिया भर से आए हुए पर्यटकों ने नजारे का लुत्फ लिया। Experience to follow procession, to be part of this procession. Thank you for hosting us. Yeah. It's my first time in Allahabad and my first time at Kumbh Mela too. But I've been to India many times. It's wonderful. It's colorful, spiritual. People are very friendly. Just culturally very interesting. Yeah. आज से शुरू हुआ कुंभ अगले 55 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 6 शाही स्नान हैं। इस पूरे मेले में 14 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की उमड़ने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 1 लाख से ज्यादा शौचालय समेत कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं कुंभ में मुहैया कराई गई हैं। कुंभ में पहली बार लेजर शो और टेंट सिटी पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। पहले शाही स्नान के साथ ही कुंभ के पर्व का आगाज हो चुका है। पहले ही दिन हजारों संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के सागर में डुबकी लगाई है। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज।